जय हिंद। हमने प्राइम मिनिस्टर देखा था लास्ट क्लास में, और क्या देखा था प्राइम मिनिस्टर के साथ? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर है? ये प्राइम मिनिस्टर कैसे चुने जा रहे थे? प्राइम मिनिस्टर कैसे चुने जा रहे थे, क्लियर है? इसे कौन चुन रहा था? सत्तारूढ़। ये सत्तारूढ़ दल का क्या होता था? लोकप्रिय नेता। हमने देखा कि प्रधानमंत्री के लिए कोई अलग से इलेक्शंस नहीं होते हैं, ये लोकसभा का मेंबर हो सकता है या किस सभा का मेंबर हो सकता है। और अगर ये दोनों ही सभाओं का मेंबर नहीं है तो उसे कितने समय के भीतर उसका मेंबर बनना पड़ेगा? 6 माह के अंदर दोनों का मेंबर बनना पड़ेगा। हमने ये देखा। फिर हमने देखा कि इसको नियुक्त कौन करता है? इन्हें नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, ये भी हमने देखा। फिर हमने देखी काउंसिल, अर्थात प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में हमने देखा कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति के द्वारा, परंतु किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री। अर्थात कौन व्यक्ति कौन सा मंत्रालय संभालेगा, इसके लिए कौन नाम भेजता है? प्रधानमंत्री। ये डिसाइड कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बताते हैं राष्ट्रपति को कि ये जो निम्न व्यक्ति हैं ये मंत्रिमंडल का भाग बनेंगे। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो प्रधानमंत्री होते हैं आपके और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं आपके, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कैबिनेट बनाते हैं। ठीक है, अभी मैं मंत्रिपरिषद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कैबिनेट की। तभी हम बोलते हैं ना कि कैबिनेट ने निम्न डिसीजन लिया, या कैबिनेट निम्न डिसीजन पर अब काम करेगा, या निम्न प्रस्ताव कैबिनेट प्रस्तुत करेगा। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री इन कैबिनेट मिनिस्टर्स का क्या होता है? लीडर होता है, या आप बोल सकते हैं क्या होता है? प्रमुख होता है ना। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कैबिनेट बनाते हैं। अच्छा, तो मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं? अगर ये दोनों मिलकर कैबिनेट बनाते हैं तो मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं? तो एक चीज देखना, मैं आपको यहां बता देता हूं कि सबसे ऊपर आपके हो गए प्राइम मिनिस्टर, सबसे ऊपर हो गए आपके प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के नीचे कौन होते हैं फिर? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री अर्थात कैबिनेट मिनिस्टर्स। इसके बाद होते हैं आपके राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के नीचे होते हैं आपके उप मंत्री। उप मंत्री के नीचे होते हैं आपके संसदीय सचिव। सबसे ऊपर आपके प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद आपके कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स, और फिर होते हैं आपके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। ये होते हैं आपके टोटल, जिसमें ये दोनों जब मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या? ये दोनों मिलकर बनाते हैं कैबिनेट। इसे बोला जाता है कैबिनेट। तो कैबिनेट में केवल दो ही होते हैं, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। ये सभी कैबिनेट में शामिल नहीं होते हैं। पर जब बात की जाए कि ये टोटल क्या होता है, इस टोटल के बारे में बताइए, तो ये टोटल होता है आपका मंत्री परिषद। इसे ही हम कहते हैं मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में केवल कैबिनेट मंत्री नहीं होते, उसमें आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अर्थात संसदीय सचिव, सभी के सभी शामिल होते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो मंत्री होते हैं आपके ये 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? ये 3 है आपके मंत्री। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, और तीसरा उप मंत्री। ठीक है, हमने देखा इन सबका मुखिया कौन होता है? अभी भी सबका प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री सभी के प्रमुख है। तो सबसे पहले आएंगे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद आते हैं कैबिनेट मंत्री। ये सीरीज आपको याद रखनी इसी सीक्वेंस में, ठीक है? कैबिनेट मंत्री, इसके बाद आते हैं राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, इसके बाद आते हैं आपके उप मंत्री अर्थात डेप्यूटी मिनिस्टर्स, और उसके बाद आते हैं आपके संसदीय सचिव। क्लियर है ये चीज? इसके बाद यदि मैं बोलूं प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? कैबिनेट कहलाते हैं। क्या? कैबिनेट। यदि मैं बोलूं आपसे कि सभी मिलकर क्या कहलाते हैं, तो ये मंत्री परिषद कहलाते हैं, कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर है? और मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो मंत्री केवल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, और तीसरा
उप मंत्री। अच्छा, ये चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा स्लाइड्स में कि ये मंत्री होते क्या है। एक्चुअल में कैबिनेट मंत्री किसे बोला जाता है, राज्य मंत्री किसे बोला जाता है, उप मंत्री किसे बोला जाता है। सभी को ये चीज समझ में आई? क्योंकि ये समझ जाओगे तो पूरे लेक्चर का आधार समझ गए आप लोग। क्लियर है? ताकि कंफ्यूजन ना हो कि यार मैं आपसे जब बोलूं मंत्रिपरिषद तो आपको पता होना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं यदि बोलूं कैबिनेट तो आपको पता होना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूं। क्लियर है? चलिए अब हम स्लाइड स्टार्ट करते हैं। ये हमने देख लिया था, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आपको पता है प्रधानमंत्री आपका क्या होता है, वास्तविक कार्यकारी होता है, ये आपको पता था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, और इसके लिए कोई भी विशेष चुनाव प्रक्रिया नहीं है, ये हमने देखा था। इसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति पे बात करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता की संसदीय परंपराओं के अनुसार प्रधानमंत्री क्या करता है, नियुक्त करता है। अर्थात हमने देखा कि प्रधानमंत्री का कोई भी सेपरेटली अलग से इंडिविजुअल इलेक्शन नहीं होता है। प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए संविधान में किसी भी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे उपराष्ट्रपति के लिए किया गया था, राष्ट्रपति के लिए किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। तो हमें इससे एक चीज पता चली, क्या, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये शब्द, ये वाक्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 75। तो ये आप याद रखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात कौन सा आर्टिकल करता है, 75 आर्टिकल करता है। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यहां शब्द क्या लिखा है, तो मैं समझूं कि आपको पता है किसकी बात हो रही है मंत्री परिषद में, अर्थात प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव। क्लियर है? यहां देखिए 74(1) में लिखा है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए। अच्छा, अब मैं आपको बीच में एक चीज बताता हूं। यहां पर लिखा है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह। अब ध्यान से समझना, सहायता और सलाह किसकी, राष्ट्रपति की। अब इस पर हम थोड़ा फोकस करते हैं, हम इस शब्द पर थोड़ा फोकस करते हैं, किस पर, सलाह पर। ठीक है, तो आपको याद होगा एक अमेंडमेंट किया गया था, अमेंडमेंट नंबर 42। ठीक है, कब हुआ है, 1976। किसने किया, इंदिरा गांधी सरकार ने। इतनी चीजें तो आपको पता है। ठीक है, इस अमेंडमेंट ने बोला कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए क्या होगा, सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी होगा। किस अमेंडमेंट में बोला गया, मतलब ये बोला गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कि ये जो राष्ट्रपति है ना, जो सलाह मांगते हैं किससे, मंत्रिपरिषद से या केंद्रीय मंत्रिपरिषद से, ये उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है। अर्थात केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने बोला कि राष्ट्रपति जी ये चीज इस प्रकार से होगी, या राष्ट्रपति जी ये कार्य इस प्रकार से होगा, तो आपको वो बात को मानना ही पड़ेगा। परंतु फिर आपका आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। सरकार किसकी है, मोरारजी देसाई की सरकार आ चुकी है। इन्होंने बोला था हम चीजों को ठीक करेंगे। मोरारजी देसाई की सरकार बोलती है कि देखिए, आप उस सलाह को मानने के लिए, किसकी सलाह को, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं। आप चाहें तो आप उसे पुनर्विचार के लिए किसके पास भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। परंतु यदि पुनर्विचार के बाद इस मंत्रिपरिषद ने उस प्रस्ताव को एज इट इज, जैसा वो पहले आया था, पुनः भेज दिया, तब आप उस चीज को मानने के लिए कैसे हो जाएंगे, बाध्यकारी हो जाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जरा बताओगे आप मुझे कि दोनों में डिफरेंस क्या था। पहले राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेजने की पावर नहीं दी गई थी 42nd अमेंडमेंट में, और 44th अमेंडमेंट में पुनर्विचार के लिए भेजने की पावर दे दी गई। ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ये बोला आर्टिकल नंबर 74(1) ने। वो मंत्री परिषद की
सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होंगे, ये बोला 42nd अमेंडमेंट ने, ठीक है। उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, परंतु अगर उसे एज इट इज वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया तब वो उसे मानने के लिए बाध्यकारी है, ये बोला अमेंडमेंट नंबर 44 ने। क्लियर है ये चीज? चलिए नोट, राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कर सकता है, लेकिन तभी जब लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत ना हो। देखो हमने एक चीज देखी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, परंतु प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए आपके पास पूर्ण बहुमत होना आवश्यक है। अगर आपके पास पूर्ण सीटें नहीं है तो आपका जो दल है वो किसी को सामने पेश नहीं कर पाएगा और वो व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ऐसी स्थिति में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ABCD वाला, जिसमें राष्ट्रपति के पास फिर स्वविवेक है कि यदि वो देख रहे हैं कि कोई 2 दल मिलकर या 3 दल मिलकर या 4 दल मिलकर 272 से ज्यादा सीटें कर पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से, स्वविवेक से फिर उन्हें क्या दे सकता है? प्रधानमंत्री का पद या उनमें से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। क्योंकि अब कोई एक पार्टी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास नहीं आ रही है नियुक्ति के लिए, अब बहुत सारी पार्टीज हैं, तो उनमें से जो भी आएगा अपना दल लेकर कि हमारे पास बहुमत है, तो राष्ट्रपति उसे क्या नियुक्त कर सकता है? प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और उन्हें सरकार बनाने का न्योता दे सकता है। अब प्रधानमंत्री पद हेतु आवश्यक पात्रता, अब ये सब छोटी मोटी चीजें आपको पता है। भारत का क्या होना चाहिए? शपथ लेने के समय राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, और अगर नहीं है तो कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर उसे उसका सदस्य बनना पड़ेगा। यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 30, और यदि वो लोकसभा का सदस्य है तो। इन सभी चीजों पर हम चर्चा कर चुके हैं। वेतन भत्ते, प्रधानमंत्री को संसद सदस्यों के समान ही वेतन भत्ते मिलते हैं, अर्थात अगर वो राज्यसभा से आए तो राज्यसभा की जो सैलरी है वो मिलेगी, अगर वो लोकसभा से आए तो लोकसभा की जो सैलरी है वो उनको मिलेगी। प्रधानमंत्री को मिलने वाले पारिश्रमिक, कुछ अतिरिक्त भत्तों और सुविधाओं का प्रावधान संसद चाहे तो अलग से कर सकती है। क्लियर है? इसमें कुछ ऐसा समझने लायक नहीं था। प्रधानमंत्री की शपथ, प्रधानमंत्री को, आपको पता है हमारी तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? हमारे संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ से संबंधित है तीसरी अनुसूची। प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया, और ये शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। शपथ में प्रधानमंत्री भारत के संविधान, संप्रभुता और अखंडता में सच्चे विश्वास की क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। ये गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं, जिसमें वह किसी भी मामले को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करने की शपथ लेते हैं जो उनके विचार में, अर्थात यदि प्रधानमंत्री को कोई बात पता है तो उसकी गोपनीयता को बनाए रखेंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? निश्चित नहीं है। ठीक है, परंतु यदि पूर्ण बहुमत की सरकार चली तो कितने वर्ष तक रह सकते हैं? अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए वो रह सकते हैं, यदि सरकार बहुमत के साथ चल रही है। अगर बीच में सरकार किसी भी वजह से खंडित होती है, लोकसभा भंग होती है, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होता है। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। और हमने यहां भी देखा है कि अगर आपको 5 वर्ष लोकसभा में बहुमत प्राप्त है और सत्तारूढ़ पार्टी चाहती है कि 2 साल के बाद अब हमें अपना क्या बदलना है? प्रधानमंत्री बदलना है, तो वो अपना PM भी चेंज कर सकती है। क्लियर है? अभी क्या हुआ बिहार में? बिहार में यही तो हुआ। अभी CM थे आपके नीतीश कुमार, अब लालू जी ने बोला आपका समय पूर्ण हुआ, अब हमारे सुपुत्र को बैठने दीजिए, तो वो बोले ऐसा तो नहीं चलेगा, हम तो कंप्लीटली बैठेंगे, तो वो चले गए कंप्लीटली बैठने के लिए दूसरी पार्टी में। राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार प्रधानमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता। राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकता है पर अपनी इच्छा के अनुसार उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा तभी बर्खास्त किया जा सकता है जब वह लोकसभा में अपना विश्वास खो दे। अब विश्वास का मतलब क्या होता है? कि सांसद खड़े होकर बोल दें कि आपने हमारा दिल तोड़ दिया, आपने हमें हर्ट कर दिया, या आपने हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया, ऐसा कुछ होता है। एक विश्वास प्रस्ताव होता है, एक अविश्वास प्रस्ताव होता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव जब पेश किया जाता है विपक्ष के द्वारा, तब आपको अपना विश्वास जीतना पड़ता है, यानी वोटिंग के जरिए आपको दिखाना पड़ता है कि हमारे पास अभी भी क्या है? पूर्ण बहुमत है ना, मेजोरिटी अभी भी हमारे पास है। अगर आपने पेश कर दिया तो आप प्रधानमंत्री बने रहेंगे, और यदि आप पेश नहीं कर पाए तो फिर आपका कार्यकाल अब समाप्त होता है, आपको उस पद से क्या देना होगा? इस्तीफा देना होगा। अब इस्तीफा से एक चीज याद आती है, इस्तीफा, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने का अधिकार है अपनी मर्जी से। ये इस्तीफा दे दिए इन्होंने राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने इनका इस्तीफा ले लिया, तो प्रधानमंत्री को हमने जाना कोई भी पद से हटा नहीं सकता जब तक इनके पास क्या है? बहुमत है।
तो किसी में हिम्मत नहीं है कि इन्हें हटा सके अपने पद से। ठीक है, जब बात आती है मंत्रिपरिषद की, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल या किसी भी मंत्री की बात हो रही है, अन्य मंत्री, तो ये किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब अगर इन्हें हटाना है, यहां इस्तीफे की बात नहीं हो रही है, इस्तीफा तो आप डायरेक्ट दे सकते हो, यहां बात हो रही है हटाने की। यदि इन्हें हटाना है तो हटाएगा भी कौन, राष्ट्रपति। परंतु स्वविवेक से हटाएगा क्या, क्या ये स्वविवेक से हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। ये कैसे हटा सकते हैं, ये हटाएंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर। अर्थात प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी मंत्री को उसके पद से हटवा सकते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये हो गया हटना। और कैसे हटेंगे, यदि ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने इस्तीफा दे दिया, यदि सिर्फ इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो ये पूरी की पूरी मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को क्या देना होगा, इस्तीफा देना होगा। अकेले अगर इनके मुखिया ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद कोलैप्स कर जाएगी, ऑटोमेटिकली उन सबको अपना इस्तीफा सौंपना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुखिया चला गया हम तो अपने मंत्री पद पर बने रहेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, लीडर गया तो टीम भी खत्म, फिर नया लीडर आएगा, वो एक नई टीम बनाएगा, वो नई टीमों के नाम राष्ट्रपति के पास भेजेगा और राष्ट्रपति उन सबको फिर से नियुक्त करेंगे। ये प्रोसेस चलेगी। इसके बाद राष्ट्र प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। अब काफी अच्छे शक्तियां हैं। पहला, राष्ट्रपति को सलाह देना। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे भारत के सीएजी, यूपीएससी के अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति और इस्तीफे से संबंधित क्या देता है, सलाह देता है। विभागों का आवंटन करना। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के विभागों का क्या करता है, आवंटन करता है। किसको कैबिनेट मंत्री बनाना है, किसको राज्य मंत्री बनाना है, किसको उप मंत्री बना, ये सारे विभागों का आवंटन कौन करता है, ये प्रधानमंत्री करते हैं। याद रखना, आवंटन प्रधानमंत्री करते हैं, नियुक्ति कौन करता है, ये चीज क्लियर रखना। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम के रूप में काम करना। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्रशासनिक मामलों से संबंधित जानकारी और सहायता करता है। जो भी मंत्रिपरिषद काम कर रहा है उसकी जानकारी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को नहीं देते, उसकी जानकारी जो बीच में आपके कौन है, लीडर आपका प्रधानमंत्री, वो देते हैं किसको, राष्ट्रपति को। अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। प्रधानमंत्री विभिन्न परिषद जैसे नीति आयोग, सुना है नाम आपने, नेशनल क्या, नीति आयोग, नेशनल क्या, क्या है नीति आयोग का फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पेज पलटाना पड़ा, नीति आयोग का फुल फॉर्म नहीं पता तुम लोगों को, चुल्लू भर पानी लेके आऊंगा कल से। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्य परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन रहते हैं, आपके पीएम, प्राइम मिनिस्टर। मुखिया के रूप में काम हमें पता है, ये मंत्रिपरिषद का क्या होते हैं, और बैठकों के अध्यक्ष कौन होंगे, फिर प्रधानमंत्री, क्योंकि वो मुखिया है। प्रमुख, प्रधानमंत्री, परमाणु कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, कैबिनेट की नियुक्ति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। याद रखना, एक ये परमाणु और ये अंतरिक्ष, ये हमेशा प्राइम मिनिस्टर अपने पास रखते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख भी कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मुख्य सलाहकार, राष्ट्रपति के प्रमुख क्या होते हैं, सलाहकार होते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद ही जब सलाहकार है किसकी, तो प्रधानमंत्री तो उस मंत्रिपरिषद के क्या है, मुखिया है। तो ये राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री के कार्य होते हैं। इसमें कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, विभागों का आवंटन, राष्ट्रपति को सलाह देना, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच सेतु के रूप में काम करना, अध्यक्ष के रूप में काम करना, मुखिया के रूप में काम करना और मुख्य सलाहकार। क्लियर है ये चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं संवैधानिक प्रावधानों में जो इनसे संबंधित है, किनसे, प्रधानमंत्री से और मंत्रिपरिषद से। इस पे आते हैं। यहां तक कुछ ऐसा है जो समझ में ना आया हो पॉइंट तो बताओ, है कोई ऐसा पॉइंट, दिमाग में कोई डाउट आया है, नहीं आया है, चलो। अनुच्छेद 74, 74, ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान। अभी पढ़ा हमने इसके बारे में थोड़ी देर पहले, हमने आर्टिकल भी देखा था, आर्टिकल नंबर कौन सा, 74। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। सलाह अगर राष्ट्रपति को दी गई है तो अदालत में जांच
नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो सकती है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार उस काम को करने के लिए बाध्यकारी है। अर्थात ये हमें याद दिलाता है कौन से अमेंडमेंट की, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 कि आप पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं और यदि वो एज इट इज वापस आपके पास भेज दिया गया तब आप उसे मानने के लिए बाध्यकारी है। आर्टिकल नंबर 74 क्या बोलता है? राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान। आर्टिकल नंबर 75 मंत्रियों के लिए प्रावधान। समझना, 74 ने क्या बोला? राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान। क्लियर है? उसके बाद 75 ने बोला अब मंत्रियों के लिए जो प्रावधान क्या क्या है। देखिए सबसे पहले 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे परंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे, क्योंकि नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, प्रसाद पर्यंत इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मंत्री को उस पद से आप हटा दीजिए तो राष्ट्रपति तत्काल प्रभाव से उस मंत्री को क्या कर देंगे? हटा देंगे। ये समझ में आ रहा है आपको हमारा लोकसभा, हमारी सिस्टम कैसे काम करता है, ये चीजें कैसे वर्क करती हैं? आपने देखा राष्ट्रपति को कैसे चुनकर हमने सदन में बैठाया। हमने राष्ट्रपति को क्यों सबसे पहले बैठाया? क्योंकि ये जो सारे काम है राष्ट्रपति के इर्द गिर्द हो रहे हैं, इसलिए हमने सबसे पहले राष्ट्रपति को सदन में बैठाया। हमने उपराष्ट्रपति को सदन में क्यों बैठाया? क्योंकि यदि इन्हें कुछ हो गया तो ये सारे काम नहीं रुकने चाहिए, इसलिए इनके बाद किसका होना जरूरी है? उपराष्ट्रपति का। अब जब दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बैठ चुकी थी तब आने वाली थी आपकी वर्किंग बॉडी यानी कार्यकारिणी बॉडी, जो सबसे बड़ी होती है आपकी मंत्रिपरिषद अर्थात प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट। तो प्रधानमंत्री हमने देखा, अब हम समझ रहे हैं कि इनके बीच सिस्टम कैसे वर्क करता है। हर चीज कुछ नियमों से बंधी है, हर चीज एक सिस्टम के अनुसार चलती है, तो हमें वही देखना है कि सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है। देखो, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जब मैं आपसे बोलूं कि जो कंप्लीट ग्रुप है आपका मंत्रिपरिषद का ग्रुप पूरा, वो किसके लिए उत्तरदायी है? लोकसभा। किसके लिए? लोकसभा के लिए। क्यों? क्योंकि उस मंत्रिपरिषद को जवाब कहां देना है? अपना लोकसभा में, जो कि जनता का सदन है। तो आपने जनता के लिए जो जो काम किए आपको उसकी जवाबदेही कहां देनी होगी? इसीलिए आपने प्रश्नकाल सुना है, आधे घंटे की चर्चा सुनी है ना? सुनी है, हाफ एन आवर चर्चा सुनी है ना? तो इन चर्चाओं पे प्रश्न किए जाते हैं इन मंत्रियों से और इनकी जवाबदेही लोकसभा में ही होती है। इसीलिए बोला जाता है सामूहिक रूप से उत्तरदायी कहां पर है। पर यदि पूछा जाए इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से, अकेला मंत्री केवल व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी, तो इसका जवाब होगा राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उससे नियुक्ति भी राष्ट्रपति ने दी है, उसे हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? उत्तरदायी मतलब समझते हो ना, जवाबदेहिता होती है हमें जिसके प्रति। सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति? व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसके प्रति? राष्ट्रपति। यहाँ प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी नहीं है वो, याद रखना इस चीज को। प्रधानमंत्री केवल उनके लीडर है। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के तहत उन्हें क्या दिलवाते हैं? गोपनीयता की शपथ। अर्थात मंत्रियों को भी क्या लेनी होगी? तो यहां पर प्रधानमंत्री भी शपथ लेते हैं और मंत्री भी शपथ लेते हैं। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति, अच्छा ये हो गया, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा। हमने देखा था कि यदि कोई व्यक्ति जो ना ही सदस्य है कहां का? लोकसभा का, और ना ही वो कहां का सदस्य है? राज्यसभा का, वो चाहे तो पीएम भी बन सकता है और मंत्री भी बन सकता है, परंतु कब तक? परंतु 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर उसे सदन का, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का सदन का क्या बनना पड़ेगा? सदस्य बनना पड़ेगा। और यदि नहीं बन पाया तो, और यदि नहीं बन पाया तो उसे देना होगा उस पद से इस्तीफा। तो ये प्रोसेस तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। क्लियर है?
मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करेगी तथा संसद इस प्रकार के अवधारित नहीं करती कि जब तक ऐसे होंगे दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। देखो हमारे यहाँ पे वेतन की बात किसमें की गई है? दूसरी अनुसूची में की गई है। पहले हमने बोला था ना, पहले हम वेतन की बात करते हैं फिर ही हम शपथ लेंगे। हमारे यहाँ सिस्टम ही ऐसे चलता है, पहले आप पैसे बताओ कितने दोगे तभी हम शपथ लेंगे। तो दूसरी अनुसूची में वेतन का जिक्र किया गया है, तो यहाँ वही बोला गया है कि जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। देखो दूसरी अनुसूची में जो आपके वेतनमान निर्दिष्ट हैं उसके अनुसार आपको वेतन दी जाएगी, और यदि संसद चाहे तो इन वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन विधि के द्वारा कर सकती है। समय समय पर वो शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। वरना तब तक आपका जो कंप्लीटली वर्किंग बॉडी सिस्टम किसकी तरह काम करेगा? दूसरी अनुसूची के तहत काम करेगा। तो वेतनमान किसमें है हमारे? शपथ किसमें है हमारी? तीसरी अनुसूची में। 77। हाँ, तुमने 74 में क्या देखा? राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। हमने 75 में क्या देखा? मंत्रियों के लिए प्रावधान, सारी चीजें देखी। हमने 76 में क्या देखा? किसकी सलाह? 76 तो मैंने बताया ही नहीं, तो कहां से सलाह आ गई? 76 इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपका आर्टिकल नंबर 76 जो है, चलो यहीं लिख देते हैं। आर्टिकल नंबर 76 से आपका भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, और हम अभी पढ़ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। तो भारत के न्यायवादी का यहाँ कुछ भी लेना देना, ये सेपरेट टॉपिक है, तो हम इन्हें सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, बता दे रहा हूं। फिर भी 76 क्या है आपका? भारत के न्यायवादी। अब हम जंप करते हैं सीधे किसमें? 77 में। भारत सरकार के कामकाज का संचालन। देखिए 77(1) क्या कहता है? भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां किसके नाम पर की जाती हैं? बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को, सारे काम करते प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर किसके नाम पर? कि हमने कुछ नहीं किया, राष्ट्रपति जी के नाम पे हुआ। समझिए किससे जाके आप? राष्ट्रपति से। ऐसा नहीं होता है ना। देखो 77(2), राष्ट्रपति पर बनाए गए, ध्यान से देखना, राष्ट्रपति पर बनाए गए और निष्पादित किए गए आदेश और अन्य दस्तावेज ऐसे तरीके से प्रमाणित किए जाएंगे जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, और इस प्रकार प्रमाणित किए गए आदेश या दस्तावेज की वैधता नहीं होगी इस आधार पर सवाल उठाया गया कि यह राष्ट्रपति द्वारा बनाया निष्पादित किया गया कोई आदेश या दस्तावेज नहीं है। समझना ध्यान से, ये क्या कहना चाह रहा है। इनकी भाषा छोड़ दो आप, ये लिखने वाले भी मुझे लगता है कुछ स्पेशल डिग्री इन्होंने ली होगी जिन्होंने इतने अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं कि सारे काम किसके नाम पर किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, और सारे के सारे जो काम किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के तहत एक नियम के भीतर रहकर किए जाएंगे। ठीक है, यानी एक विधि के नियम के भीतर रहकर किए जाएंगे। और कल को आप कभी भी किसी भी दस्तावेज का या किसी भी ट्रीटी का या किसी भी कानून का खंडन इस आधार पर नहीं कर सकते कि वह राष्ट्रपति द्वारा बनाया या निष्पादित किया गया आदेश नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो निष्पादित करना, आदेश करना और बनाना, ये काम कर रही है कार्यकारिणी हमारी। ठीक है, यानी हमारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, परंतु वो किसके नाम पे कर रही है? तो कल को आप इसका खंडन नहीं कर सकते कि ये तो राष्ट्रपति ने बनाया ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये चीज कंप्लीटली वैलिड कहलाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा और इन आदेशों और दस्तावेजों का खंडन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति भारत सरकार के कामकाज को और आसान बनाने और मंत्रियों के बीच कामकाज बांटने के लिए नियम बनाएंगे। इन्होंने ये बोला है कि ये मंत्रियों के बीच क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। किसका? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कामों का। आपको पता है अलग अलग कामों को अलग अलग मंत्रियों को दिया जाता है। देखो करता पूरा का पूरा हमारी कार्यकारिणी ही करती है, परंतु नाम किसका यूज होता है? अब एक चीज बताइए, जो हमारा पूरा मंत्रिमंडल था उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की, अलग अलग मंत्रालय दे दिया अलग अलग काम करने की, तुम शिक्षा संभालो, तुम रक्षा संभालो, तुम वित्त संभालो, तुम सड़क परिवहन संभालो, पर उस नाम को भेजा किसने था? काम सारा का सारा कार्यकारिणी कर रही है, यानी मंत्रिपरिषद कर रही है, पर नाम किसका? तो यहां पर बोला गया भारत सरकार के काम काज करने का संचालन और सारी चीजें किसके नाम पर हो रही हैं? काम कर कौन रहा है? हमारी कार्यकारिणी यानी हमारी मंत्रिपरिषद। क्लियर है? ये चीज बोली गई
7 में। 74 में क्या है आपका? 75 में क्या है? मंत्रियों के लिए प्रावधान। 77 में क्या है? कामकाज। कहाँ का कामकाज? भारत सरकार के कामकाज। अब आते हैं आपके प्रधानमंत्री के कर्तव्य 78 में। ठीक है, 75 में क्या था? मंत्रिपरिषद के प्रावधान। देखिए, अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। देखते हैं क्या कर्तव्य है। संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना। अर्थात मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में सूचित कौन करेगा? प्रधानमंत्री। संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जो राष्ट्रपति उनसे मांगते हैं। अर्थात राष्ट्रपति यदि कोई जानकारी मांगे संघ के मामलों से संबंधित, तो आपको किसको पेश करना पड़ेगा? राष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति को आवश्यकता हो तो वह किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया। देखो, यदि कोई ऐसा मामला आता है जिस पर किसी एक मंत्री के द्वारा क्या किया गया है? निर्णय लिया गया है, परंतु पूरी की पूरी परिषद ने उस पर निर्णय नहीं लिया, तो राष्ट्रपति चाहे तो ऐसे मामलों को विचार के लिए किसके पास भेज सकते हैं? मंत्री परिषद के पास भेज सकते हैं। तो राष्ट्रपति का कर्तव्य क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से दोस्ती बनाना। प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है? राष्ट्रपति से दोस्ती बना के रखना। दोस्ती दो लोगों के बीच बनवा के रखना, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद जो भी काम करेगा उसका सारा ब्यौरा किसको देना? राष्ट्रपति को देना। और यदि राष्ट्रपति समय के बीच में कभी भी ब्यौरा मांगे तो भी वो ब्यौरा किसको देना? राष्ट्रपति को देना। ये किसके कर्तव्य है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। देखो, प्रधानमंत्री के कर्तव्य और प्रधानमंत्री के कार्य, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। मैंने यहाँ किसकी बात की? ये कर्तव्य। जैसे हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य अलग अलग है ना। मौलिक अधिकार मिलना ही मिलना है आपको, मौलिक कर्तव्य आपके ऊपर है, आप क्या निभाना चाहते हो देश के प्रति। तो ये कर्तव्य है राष्ट्रपति के प्रति, किसके? आपके प्रधानमंत्री के। और कार्य मैंने आपको बता दिए। तो 78 किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 88 क्या है? देखो, जो मंत्री हैं आपके और अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, ये संसद की कार्यवाहियों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, भारत के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी किसी भी सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने के अधिकारी होंगे, परंतु इससे ये नहीं हो जाता है कि सदन में उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। कभी भी आप देखिए, महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार प्राप्त सदन में नहीं होता है किसी भी मुद्दे पर। या फिर मंत्री आप बैठक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं यदि आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई वाद चल रहा है, परंतु तब भी आप उसमें वोटिंग नहीं कर सकते यदि आपको उसमें वोटिंग करने का अधिकार नहीं है तो। इसका मतलब देखो, मान लो राज्यसभा की क्या चल रही है? बैठक चल रही है, उस पर कोई विशेष मंत्री जो लोकसभा के मेंबर है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर जवाबदेही उन्हें देना। या संयुक्त बैठक चल रही है लोकसभा और राज्यसभा की, पर प्रस्ताव राज्यसभा में पास होना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप राज्यसभा में वोटिंग देने के आपको क्या मिल जाएंगे? राइट मिल जाएंगे। आप अपनी बात रख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो चाहे बोल सकते हैं, परंतु वोट देने का अधिकार आपको प्राप्त नहीं होगा। सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार। ठीक है, 74 क्या है? राष्ट्रपति की सलाह के लिए। 75 क्या है? 76 महान्यायवादी। 77 भारत सरकार के कामकाज। 78 प्रधानमंत्री के। 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों की अधिकार। किसको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया ये बताओ, तभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर है कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो? क्लियर है? चलो आप बताओ, खड़े हो जाइए। किसी भी मंत्री को कैसे हटाया जा सकता है? हम्म राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति की सलाह से नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति फिर उसे सीधे पद से हटा देंगे।
आप बैठिए, आप बताइए पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा कब देना पड़ेगा? पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है। बैठिए। प्रधानमंत्री इस्तीफा कब देते हैं? बोलो, जब उन्हें अच्छा नहीं लगता काम करने में। विश्वास खो देते हैं, भरोसा तोड़ देते हैं, किसका? अविश्वास प्रस्ताव में जब उन्हें बहुमत प्राप्त ना हो तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या देना होता है? इस्तीफा। बैठिए, आप बताइए क्या प्रधानमंत्री को पद से हटाया जा सकता है स्वविवेक से राष्ट्रपति के द्वारा? नहीं हटाया जा सकता। बैठिए। चलिए आगे बढ़े। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं किसकी? मंत्रिपरिषद की। चलो, किसमें क्यों बनाया गया इसको? जरूरत क्या थी इसकी मंत्रिपरिषद की? क्यों बनाया गया? बस इसलिए बनाया गया। अरे अभी हमने 74 में देखा ना, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। पर ये सलाह देने से ज्यादा काम नहीं कर देती मंत्रिपरिषद, पूरा देश ही नहीं चला दे रही है मंत्रिपरिषद। संविधान के आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति कार्यकाल, हमने देखा ना मंत्रियों के लिए जो प्रावधान किए गए वो किसमें किए गए? आर्टिकल नंबर 75 में। नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों की वेतन भत्तों से संबंधित है। अब मैं आपको योग्यता बता देता हूं। पहला, भारत के क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरा, एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष या अधिक होगी अगर वो लोकसभा के हैं, और अगर राज्यसभा के हैं तो 30 वर्ष होंगे। किसी भी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दुराचारी नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोषी नहीं होना चाहिए, ठीक है, अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। परंतु आपको पता है हर प्रकार के दुराचारी भी नेता बन जाते हैं, ठीक है। और कुछ असंवैधानिक कार्य ना किया गया हो। असंवैधानिक मतलब समझते हैं ना, किसी भी प्रकार का असंवैधानिक कृत्य उनके द्वारा ना किया गया हो तो आप बन सकते हैं। दिवालिया ना हो, करप्ट ना हो। अच्छा, करप्ट बोलना सही नहीं होगा, है ना, करप्ट होगा भी तो बन जाएगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहली श्रेणी है, दूसरी श्रेणी है, तीसरी श्रेणी है। इसमें सबसे बड़ा होता है कैबिनेट मंत्री। आपने सुना है निर्मला सीतारमण जी का नाम, आपने सुना है नितिन गडकरी जी का नाम, आपने सुना है जयशंकर प्रसाद जी का नाम, सुना है राजनाथ सिंह जी का नाम, अमित शाह जी का नाम, है ना। ये सभी के सभी क्या है इन तीनों में से? ये है कैबिनेट मंत्री, अर्थात किसी विभाग के प्रमुख। किसी भी विभाग के प्रमुख। अब समझना, ये जो विभाग होते हैं ना, इन विभाग के अंतर्गत बहुत सारे विभाग काम करते हैं। इन मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत बहुत सारी छोटी मिनिस्ट्रीज काम करती हैं, और उनके भी अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स उनके भी अलग अलग मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। और उन मिनिस्टर्स को 2 प्रकार के काम देते हैं। देखो, एक, या तो आप इन बड़ी कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर कोई काम कर रहे हैं जो अलग से आपको दिया गया है, पहली चीज। दूसरा, इनके अंडर जो छोटी मिनिस्ट्रीज है उनका सेपरेटली इंडिविजुअल आपको मिनिस्टर बनाया गया है। 2 चीजें हो सकती हैं। देखो, पहला, यदि कोई मंत्रालय है, ठीक है, अब मान के चलते हैं हम यहां पर एक मंत्रालय ले लेते हैं हम, गृह मंत्रालय। तो हमें पता है गृह मंत्रालय में जब हम बोलेंगे कैबिनेट मंत्री गृह मंत्रालय, तो जवाब क्या होगा बताइए? अरे तुम्हें गृह मंत्री नहीं पता भारत का? अमित शाह। तो ये है कैबिनेट मंत्री, ठीक है। ये हो गया मान लो कैबिनेट मंत्री। इसके बाद आता है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसे हम राज्य मंत्री कहते हैं। ये राज्य मंत्री। अब देखो, राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं, एक राज्य मंत्री और एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। देखो क्या होता है, जब इन राज्य मंत्रियों को इस मंत्रालय के अंतर्गत कोई काम दे दिया जाएगा, एक चीज ये हो सकती है कि आपको गृह मंत्रालय के अंतर्गत कोई कार्य किया गया है और आपको उसमें मंत्री की क्या दी गई है? स्थिति दी गई है। दूसरा, इस मंत्रालय के अंतर्गत भी छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज काम करती हैं, और उन छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज में किसी एक मिनिस्ट्री का आपको क्या बना दिया गया है? कंप्लीटली स्वतंत्र प्रभार ही दे दिया गया है कि ये जो छोटी मिनिस्ट्री, अब देखो बहुत सारी चीजें, अब हर चीज के उद्योग नहीं हो, हर चीज की मिनिस्ट्रीज नहीं होती है, ठीक है। हमारे यहाँ हर छोटी छोटी चीज की मिनिस्ट्रीज नहीं बनाई जा सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लिमिटेड संख्या है, क्या कि आपके 15% से अधिक मिनिस्टर्स नहीं होंगे, तो मिनिस्ट्रीज को भी हमें कम करना पड़ता है। तब
आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर एक नेता है जिन्हें स्वतंत्र प्रभार का इस्पात में प्राप्त है राज्य मंत्री का दर्जा, है ना? क्या आपने कभी सुना है इस्पात के कैबिनेट मंत्री या इस्पात मिनिस्ट्री, अलग से केवल एक मिनिस्ट्री जिसके कोई कैबिनेट मंत्री हो जो केवल स्टील का काम देखते हो? नहीं ना। उसके लिए उसे इस्पात मिनिस्ट्री को किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है अलग से, क्योंकि बड़ी मिनिस्ट्रीज के अंदर छोटी छोटी क्या होती हैं, मिनिस्ट्रीज होती है। तो समझना, इन बड़ी मिनिस्ट्रीज के नीचे अगर आपको मंत्रालय का प्रभार दिया जाता है तो उसे बोला जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। पहली चीज, आप यदि इस मंत्रालय की मदद करेंगे तो भी आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन सकते हैं। यदि आप किसी इसके अंतर्गत किसी छोटी मिनिस्ट्री को संभालते हैं तो भी आप क्या बन सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन सकते हैं। अब इन सब के अलावा एक मंत्री और आता है, क्या? उप मंत्री। ये पूर्णतः स्वतंत्र थे, इनकी मदद के लिए ये था। इन दोनों की मदद के लिए कौन होते हैं? हमने यहां पर देखा कि जो छोटी मिनिस्ट्रीज थी उसमें इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जा रहा था, मतलब कंप्लीटली इनको उनका प्रमुख बनाया जा रहा था। पर उप मंत्रियों को कभी भी किसी भी मंत्रालय का प्रमुख नहीं बनाया जाता है। ये केवल और केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों की मदद करने, सहायता करने का क्या करते हैं, मंत्रियों का दर्जा इन्हें भी प्राप्त होता है, डेप्यूटी मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त होता है इनको, परंतु इनका काम केवल है कि इन मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत जो जो क्षेत्र आपको दिए गए हैं काम करने के, आपको उन क्षेत्रों पे क्या करना है, काम करना है। देखो, ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश मामले आदि के प्रमुख होते हैं। कैबिनेट केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मामलों में नीति निर्धारण का क्या करती है, काम करती है। राज्य मंत्री, इन्हें या तो मंत्रालय विभाग का स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। मैंने बताया ना, मंत्रालय के नीचे भी मंत्रालय होते हैं और विभाग होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। या तो उनका क्या दे दिया जाएगा, स्वतंत्र प्रभार, या कैबिनेट मंत्रियों से संबंध या उनके साथ अटैच कर दिया जाता है कि आप इनकी इन मंत्रालयों में क्या करेंगे, मदद करेंगे। किसको? राज्य मंत्री को। फिर आते हैं आपके उप मंत्री। ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों से संबंधित होते हैं, यानी इन्हें कोई भी अलग से स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जा रहा है, तथा उनके प्रशासनिक, राजनैतिक और संसदीय कर्तव्यों में उनकी क्या करते हैं, अर्थात ये जो है ये इन दोनों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और ये जो है ये इनकी सहायता भी कर सकते हैं और इन्हें कोई अलग से विभाग या मंत्रालय का प्रभार भी दिया जा सकता है। डिफरेंस समझ में आया? अब अगर कोई सवाल पूछे कैबिनेट मंत्री क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर्स क्या होते हैं। और सचिव जो आपके होते हैं ना, वो सरकारी अधिकारी होते हैं, ठीक है? वो कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। आपने सुना होगा जो सचिव रैंक अधिकारी होता है वो आईएएस ही होता है मोस्टली, क्लियर है? तो वो आपके सरकारी नौकरशाह होते हैं। कभी कभी मंत्रिपरिषद में एक उप प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकता है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति अधिकतर राजनीतिक कारणों से की जाती है और उप प्रधानमंत्री का पद कोई भी संवैधानिक पद नहीं है। भारतीय संविधान की पुस्तक में उप प्रधानमंत्री नाम की चीज का उल्लेख कभी भी किया नहीं गया है। पर हमारे यहाँ लगभग 5 या शायद 6 उप प्रधानमंत्री अब तक रह चुके हैं, पर अब वो सिस्टम टोटली क्लोज्ड है, वो दरवाजे बंद हो चुके हैं, ठीक है? ये सब जो नाटक नौटंकी है तब की जाती है जब बहुमत की सरकार बनती है। एक बन गया प्रधानमंत्री, एक को खुश रखने के लिए क्या बना दिया, उप प्रधानमंत्री। अभी आपने देखा 3 स्टेट्स में भाजपा ने क्या किया, एक मुख्यमंत्री और दो दो उप मुख्यमंत्री। खुश रखना पड़ता है, खुश नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, है ना? इसके बाद कैबिनेट मंत्री देख लो, कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 15 से 20 होती है। ये मंत्रिपरिषद का प्रमुख केंद्र या भाग होते हैं। कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान में अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो आपका कैबिनेट शब्द है ना, इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया था। इसका उल्लेख आपको देखने मिलेगा कहां पर, 352। अच्छा, 352 में भी ऐसा नहीं कि शुरू से लिखा हुआ था, इसे ऐड हुआ है 1978 में। कौन से अमेंडमेंट में, 44। कैबिनेट शब्द कभी भी मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया 44th अमेंडमेंट द्वारा, और जोड़ा भी किसमें गया है, आर्टिकल नंबर 352 में। नीतियों के संबंध में कैबिनेट सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। राज्य मंत्री ये दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र प्रभार और संलग्न कार्यकर्ता। मैंने आपको बता दिया है। राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में तभी शामिल होते हैं जब उन्हें आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि अभी भी मुख्य कैबिनेट कौन है, वो ये है। ये जब चाहेंगे तब ये शामिल होंगे। राज्य के संलग्न मंत्री कैबिनेट मंत्रियों को उनके काम में सहायता करने में मदद करते हैं, और ये मंत्री स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये केवल मदद करने के लिए होते हैं। मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है मृत्यु होने पर, त्यागपत्र होने पर, असंवैधानिक कृत्य करने पर, कानून का उल्लंघन करने पर, न्यायपालिका की जांच के पश्चात, संसद का सदस्य बनने के लिए वो अयोग्य हो, लोकसभा या संसद के निचले सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, पद से इस्तीफा देना होगा।
मंत्रिपरिषद का आकार क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं, ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। पता है आप लोगों को ये सारी चीजें, बस आप लोग रीड कर लेना एक बार, ठीक है। मंत्रियों का उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति? लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति? राष्ट्रपति के। बहुत बढ़िया। देखिए अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अर्थात सभी मंत्री अपने भूल और कारणों को लोकसभा के प्रति क्या करते हैं? संयुक्त करते हैं, यानी उनकी जवाबदेही कहां पर है? इसी प्रश्नकाल में आपसे सवाल किए जाएंगे लोकसभा में, ठीक है। व्यक्तिगत 75 व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को ऐसे समय भी हटा सकते हैं जब मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, अर्थात राष्ट्रपति तब भी मंत्री को हटा सकते हैं जब आपको यहां पर पूर्ण बहुमत प्राप्त है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी चाहे तो उस मंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा हटवा सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटाता है। तो ये था आपका मंत्री परिषद। क्लियर है? राष्ट्रपति समझ में आए, मंत्रिपरिषद समझ में आए, मंत्रिपरिषद की शक्तियां समझ में आई, इनकी कार्यकाल क्या है, किस प्रकार से चुने जाते हैं, किस प्रकार से हटाए जाते हैं। कार्यकाल का हम कोई उल्लेख नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब प्रसाद पर्यंत है, ठीक है। अगर हमने कार्यकाल बोला तो उसका मतलब ये हो जाता है कि इतने कार्यकाल तक वो बने ही रहेंगे, जो कि गलत है, ठीक है। इतने कार्यकाल तक वो बने नहीं रह सकते। प्रसाद आपको जब भी चाहेंगे राष्ट्रपति उस पद से हटा सकते हैं प्रधानमंत्री से सलाह करके, और यदि बीच में लोकसभा भंग होगी तो भी आप उस पद से हट जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? केवल आर्टिकल्स पढ़ के आइएगा, आर्टिकल्स एक बार रीड कर लीजिएगा कि प्रधानमंत्री कब है। और सारी चीजों को यदि हम देखते हैं तो मंत्रिपरिषद का गठन का प्रमुख कार्य 74 में क्या बताया गया है कि इनका काम एक्चुअल में क्या है? कि सलाह देना और सहायता करना। किसकी? राष्ट्रपति की सलाह देना और सहायता करना। क्लियर है? चलिए, जय हिंद।